हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हमारा चल रहा है चैप्टर 8 एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, आज हमारा सेकंड पार्ट है इसका। इंडियाज एनवायरमेंटल पॉलिसीज डिक्टोमी थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो पॉवर्टी का डर होता है वो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इंड्यूस करता है। पोल्यूशन फ्रॉम एफिलेंट एंड नेबुलस इंडस्ट्री सेक्टर्स, ये भी होता है। प्रायोरिटी इशू आइडेंटिफाइड आर, जो प्रायोरिटी इशू है ना, कुछ हमारे प्रायोरिटी इशू होते हैं जो होते हैं ना, हमारे कुछ हमारे प्रायोरिटी इशू होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे जैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, और क्या होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा एयर पोल्यूशन, स्पेशली व्हीकल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, स्पेशली व्हीकल पोल्यूशन। अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, दिवाली की वजह से जो ये क्रैकर वगैरह होते हैं और पटाखे इतने ज्यादा फोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है ना। मैं तो 2-3 साल से नोटिस कर रही हूँ कि 3-4 दिन तक कम से कम धूप का पता ही नहीं होता। पोल्यूशन की वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी दिल्ली का जो करंट इशू चल रहा है ना, वो यही है कि दिल्ली में एक पोल्यूशन ऐसा फैला हुआ है जिसकी वजह से लोगों में आगे चलकर कैंसर की, सांस लेने में, टीबी, मतलब इस तरह की बच्चों में, छोटे बच्चों में, बड़ों में जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी लोगों को, वो भी उनकी इंक्रीज होगी। इस तरीके का पोल्यूशन हमारे यहाँ दिल्ली में फैला हुआ है इस टाइम पर। और जहाँ पे मैं रहती हूँ गाइस, वो दिल्ली से बिल्कुल टच है, बॉर्डर है हमारा दिल्ली और यूपी का। तो यहाँ पर जो है ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा जो अभी करंट न्यूज में है ना, वो यही है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका अभी तक कम नहीं हुआ है, और ज्यादा फैल गया है। और आगे तो सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में क्या धूप भी कमी निकलती है, फोगी फोगी डे होते हैं ज्यादातर, 11-12 बजे तक फोग होता है, स्मोक वगैरह ये सब होता है। और रात में भी जल्दी ही कोहरा वगैरह छाने लगता है ज्यादा सर्दी में। तो उसकी वजह से वो पोल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक वो पोल्यूशन कैसे कम होगा। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पोल्यूशन को कम से कम करना चाहिए। व्हीकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जितने भी हमारे ये गाड़ियां हैं, कार हैं, इनसे जो ये पोल्यूशन होता है ये भी बहुत ज्यादा होता है। इनसे जो धुआं निकलता है, पेट्रोल डीजल का धुआं, और बहुत पोल्यूशन, बहुत सी जो गाड़ियां होती है उनसे आपने देखा भी होगा बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उससे हमारा जो पोल्यूशन इंक्रीज होता है। ठीक है, जो ये करंट सिचुएशन है ये मैंने आपको बता दी। अगर आप लोग करंट सिचुएशन ही एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में डालेंगे ना, तो वो आपके लिए मच बेटर रहेगा। आप जब भी कोई भी एग्जाम्पल या भी इनमें से कुछ भी पढ़ रहे हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, आप ये देखिए कि अब भी करंट में कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसको आप केस के तौर में, एग्जाम्पल के तौर में अगर आप डालते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। इसलिए हमेशा करंट जो सिचुएशन है ना, और अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो एनीथिंग, सो ओके, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखिए अगर आपको याद आता है तो। वैसे तो स्कूल में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, ये सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप स्कूल में भी ये चीजें डालते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसलिए करंट सिचुएशंस को हमेशा ध्यान में रखिए, आपके यहाँ आसपास में क्या हो रहा है, ज्यादा दूर का नहीं तो अपने आसपास का ध्यान रखिए। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ये भी हमारा प्रायोरिटी इशू है। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड
वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी हमारा प्रायोरिटी इशू है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे प्रायोरिटी इशू हैं। आप इन्हें एग्जाम्पल में डालिए पॉइंट बनाकर, और इनके अंदर जो भी है अपनी समझ से भरने की कोशिश कीजिए। दीज आर पॉइंट्स, पॉइंट्स में अंदर भरें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और इनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सिर्फ मेजर मेजर पोर्शन ही बता रही हूँ, मगर कुछ आप भी बताइए। ठीक है, ये प्रायोरिटी इशू है, वैसे तो ये इनफ है, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, मगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। वैसे तो ये काफी है, इनफ है इतना। लैंड डिग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल आर, जो लैंड डिग्रेडेशन है वो किस चीज के, वो किस चीज से रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन है वो किस किस चीज के हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, वहां से ठंडी हवाएं आती हैं, ऑक्सीजन अच्छा बना रहता है, पेड़ों की छाया में भी जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर डिफोरेस्टेशन है, पूरे पेड़ कट चुके हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वैसे ही सर्दी के टाइम में भी होता है। सर्दी में जहाँ पर आपका जंगलात का एरिया है, वहाँ सर्दी ठीक पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है, अच्छा खासा वेजिटेशन होता है वहां पर। लेकिन जहाँ पर पूरे ही पौधों को काट दिया गया है, सारे प्लांट ही डिफोरेस्टेशन कर दिया गया है, वहां पर तो सर्दी भी नहीं आती है, लोग स्वेटर नहीं पहनते। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई, मुंबई में सर्दी नहीं होती है, वहाँ ऑल टाइम या तो बारिश होती है या गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है। मुंबई इंडिया की सुपर मोस्ट कंट्री है पोल्यूशन के मामले में। दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन पाया जाता है इंडिया के अंदर। अनसस्टेनेबल फ्यूल एंड फॉर्डर एक्सट्रैक्शन। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन, लोग पेड़ काट तो देते हैं लेकिन लगाते नहीं है। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो एनवायरमेंटल लॉस तो खुद ही होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन में आता है। ये भी लैंड डिग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी। इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट ट्रेड, फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर ग्रेजिंग। फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा घास वगैरह ज्यादा काट दी जाती है, तो जब पौधों को घास ही नहीं मिल रही है, उनके आसपास थोड़ी बहुत घास की जरूरत पड़ती है ना, जब ओवर ग्रेजिंग कर दी जाएगी, वो काट दी जाएगी, पेड़ों को ही काट दिया जाएगा, तो लैंड डिग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही ना। नॉन अडोप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स होता है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप क्रॉप को नहीं लगाओगे, किसी भी क्रॉप को नहीं करोगे, तो अच्छी क्रॉप कहाँ से होगी? ठीक है। Indiscriminate use of agrochemical such as pesticides and fertilizer, improper planning and management of irrigation system। इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप क्रॉप को मैनेजमेंट करोगे, किसी भी गाँव, मान लीजिए आप कोई भी गाँव है और वहां पर सिंचाई के लिए पानी जाना है, अब उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, तो आप कैसे जो नदी या तालाब का जो वाटर हमारा सिंचाई के लिए जाना है खेतों में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? उसका प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट होना जरूरी है ना। उसके लिए पहले प्रॉपरली प्लानिंग बनाई जाए, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड पीपल। तो ये है हमारा लैंड डिग्रेडेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इज 0.8 हेक्टर अगेंस्ट 0.48 रिक्वायर। एयर पोल्यूशन, एक होता है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है मुझे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ और आप लोग खुद भी समझते हैं, पर फिर भी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ इसकी, आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट इज
एयर पॉल्यूशन, vehicle pollution, number of vehicle increase from 3 lakh vehicle pollution, number of vehicles increase from 3 लाख, 3 लाख हमारे जो व्हीकल हैं वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है 1950 से लेकर 2003 तक। 1950 में हमारा 1951 में हमारा 3 लाख था, तो 1967 करोड़ हुआ हमारा 2003 तक। हमारा इतना बढ़ गया है एयर पोल्यूशन। व्हीकल हमारे जो है 1950 में हमारे जो व्हीकल थे वो 3 लाख थे, और 2003 तक हमारे 67 करोड़ हो गए हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर बंदे के पास कुछ ना कुछ, किसी के पास स्कूटी बाइक ये सब हर घर में होगा, गाड़ियां भी हैं, किसी के घर में तो चार चार पांच पांच है। पर्सनल ट्रांसपोर्ट 80% रजिस्टर्ड, पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है वो 80% सिर्फ वो है जो रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 20% वो है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। एक होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये थी हमारी एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन। और एक होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या होता है हमारा डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन, that will allow all future generation to have a potential average quality, to have a potential average quality of life that is at least as of life that is at least as that which is being enjoyed by current generation। तो ये है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की definition, development that will allow all future generation to have a potential average quality of life that is at least as high as that which is being enjoyed by current generation। ठीक है, choice for prosperity, redistribution resources, ये इसमें आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? इकोनॉमी, एनवायरमेंटली एंड सोशल कम्युनिटी के लिए। ठीक है, नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 मिलियन स्पीसीज ऑन ट्रैक फॉर एग्जीक्यूशन। अभी हम फोकस करते हैं करंट जनरेशन पे। जो करंट जनरेशन है ना, उस पर फोकस करें ना, तो उसमें 3 डायमेंशन बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल असेट्स पहला, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल असेट। सेकंड इसमें क्या बनता है, सेकंड कंपोनेंट हमारा बनता है इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी।
इसमें थर्ड कंपोनेंट हमारा बनता है अवॉइड इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये है हमारा फोकस एरिया जो करंट जनरेशन में किया जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी डन, क्या करना होगा इसके लिए, क्या करना चाहिए इस पे, इसको कैसे मीट करें। तो इस सिचुएशन को मीट करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन होनी चाहिए। लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन होनी चाहिए। पहले के लोगों को क्या था, पॉपुलेशन इनक्रीज थे, एक घर में एक ही माता पिता के 6-6 7-7 बच्चे, 10-10 12-12 बच्चे हैं, तो हमें उस चीज को अपने ऊपर भी लागू करना होगा ना। अगर बच्चे कम होंगे, 2 बच्चे या एक ही बच्चा होगा, जितने का आप अच्छे से पाल सकते हो सिर्फ उतना ही आप करो ना। तो हमें पॉपुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, लिमिटेड रखनी चाहिए कि हाँ हमारी फैमिली की पॉपुलेशन या हमारे फैमिली के मेंबर्स सिर्फ इतने ही होने चाहिए, लार्ज नहीं, स्मॉल फैमिली की प्लानिंग करें। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस टू बी इनपुट, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस टू बी इनपुट efficient and not output consumption। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ renewable resources on sustainable basis होना चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन शुड बी लेस देन रेट ऑफ क्रिएशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन होना चाहिए हमारा क्रिएशन से ज्यादा, क्रिएशन से ज्यादा हमें डिफ्यूजन पर फोकस करना चाहिए। स्ट्रैटेजीज, इसकी कुछ स्ट्रैटेजी भी हमारी, स्ट्रैटेजीज क्या है इसकी हमारी, इसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है। वो क्या है स्ट्रैटेजी, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जांपल सोलर विंड। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, जो हमारी लाइट वैसे जलती है उसकी जगह हमें सोलर विंड, सोलर पैनल वगैरह लगवाने चाहिए, जिससे कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी है उसको बचाया जा सके। यूज ऑफ एलपीजी गैस इन रूरल एरिया, जो रूरल एरियाज है वहां पर क्या है, लकड़ी गोबर के कंडे वगैरह जलाए जाते हैं, उसकी जगह एलपीजी गैस वगैरह का यूज होना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन ऑफ क्लीन फ्यूल लाइक सीएनजी इन अर्बन एरियाज, प्रमोशन ऑफ विंड सोलर एंड मिनी हाइडल प्लांट होना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, एग्जाम्पल आयुष, बायो कंपोस्टिंग होनी चाहिए। बाई पोस्ट कंट्रोल, एग्जाम्पल नीम एज पेस्टिसाइड्स। प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी एंड रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 8 जो आज यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप कॉल करें। और अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो हम एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करवाते हैं, आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उर्दू में भी हम उर्दू का लिखना पढ़ना सब सिखाते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। इजी वे में आपको नोट्स बनवाएंगे, हर चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आपको डाउट सारे क्लियर करवाएंगे। आपको एक से मल्टीपल टाइम, जब तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।